to the master classes, dear students. Let's start the first chapter of our history series. तो बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री आजकल के एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि हिस्ट्री से काफी डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री से सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं, डिटेल में पढ़ना पड़ता है और फिर जाके हिस्ट्री के क्वेश्चन टैकल हो रहे हैं। तो बात करें हिस्ट्री की, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। तो वर्ड हिस्ट्री को देखें तो ये एक ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, और हिस्टोरिया का मीन होता है रिसर्च या फिर इंक्वायरी। तो यहीं से पता लगता है कि हिस्ट्री मीन्स रिसर्च या इंक्वायरी अबाउट आवर पास्ट। ग्रीक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री का टाइटल किसको मिला है? हेरोडोटस को। और बात करें अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री के फादर का, तो फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कौन है? एलवी रेंज। एलवी रेंज इज फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। अगर पूछा जाए फादर ऑफ हिस्ट्री तो आंसर होगा हेरोडोटस, और अगर मॉडर्न हिस्ट्री पूछा हो तो एलवी रेंज। ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहे। ये थे हिस्ट्री के कुछ इंट्रोडक्शन से जो हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम। हिस्ट्री को पढ़ते हुए डेट्स का मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेट्स में काफ़ी कंफ्यूजन है। अगर 545 BC लिखा हो और 545 AD लिखा हो तो इन दोनों डेट्स में बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर आप इनमें देखेंगे तो ये लगभग आपका 1090 साल का डिफरेंस आ जाएगा दोनों डेट्स के बीच में। देखिए इसको समझते हैं हम कैसे इन दोनों डेट्स के बीच में 1090 साल का डिफरेंस है। अगर BC लिखा हो, दैट मीन्स BC का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मीन्स के क्राइस्ट के बर्थ से पहले। 545 BC का मीनिंग है क्राइस्ट के बर्थ से 545 साल पहले कोई घटना घटी हुई है। और अगर लिखा हो 545 AD, दैट मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट के बर्थ के 545 साल बाद की बात हो रही है। तो देखिए दोनों डेट्स के बीच में कितना फर्क आ गया, लगभग 1090 साल का फर्क है। इसलिए अगर BC हो दैट मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और अगर AD हो तो दैट मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट के टाइम की बात हो रही है। BC की फुल फॉर्म पहले इसको कहा जाता था बिफोर क्राइस्ट, और AD को कहा जाता था एनो डोमिनी। लेकिन अब इन टर्म्स को चेंज कर दिया गया और अब लिखा जाता है BCE, दैट मीन्स बिफोर कॉमन इरा, एंड CE मीन्स कॉमन इरा। तो ये सेक्युलर टर्म्स हैं, किसी रिलीजन के साथ नहीं है, इसमें कॉमन सी टर्म यूज़ की जाती हैं, बिफोर कॉमन इरा एंड कॉमन इरा। तो ये आपको डेट लाइन का जो सिस्टम था वो क्लियर हो गया। अगर आप कहीं BC लिखा हो और AD लिखा हो या फिर BCE या CE, तो इसके आपको डिफरेंस जो है वो। चलिए अब बात करते हैं क्रोनोलॉजी की। हिस्ट्री की जो पूरी क्रोनोलॉजी है, तो हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया था। पहले तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक बाईपार्टाइट डिवीजन थी जिसमें हिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा था? जब हमारे पास कोई रिटन एविडेंसेस नहीं थे। प्री हिस्टोरिक पीरियड वो वाला पीरियड है जिस पीरियड के कोई भी रिटन एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है। और हिस्टोरिक पीरियड हो गया जिस पीरियड के हमारे पास रिटन एविडेंसेस अवेलेबल हैं। लेकिन फिर बीच में एक दौर आता है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई। तो यहाँ से एक ऐसा दौर निकल गया जब हमारे पास रिटन एविडेंसेस तो हैं लेकिन इनको हम समझ नहीं पाए। रिटन एविडेंसेस अवेलेबल हैं बट इनको हम समझ नहीं सकते कि लिखा क्या हुआ है। दैट मीन्स इनको डिसाइफर नहीं किया गया अभी तक। जैसे हम आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो उस टाइम की जो लैंग्वेज है वो लिखा तो गया है लेकिन उनको हम डिसाइफर नहीं कर पाए। तो ये जो बीच का पीरियड है जिस पीरियड के हमारे पास रिटन एविडेंसेस अवेलेबल हैं लेकिन वो डिसाइफर नहीं हुए, तो इसे कहा गया प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक, इतना समझ आया। देन एक जर्मन हिस्टोरियन थे जिनका नाम था क्राइस्टोफर सिलेरियस। तो इन्होंने एक ट्राईपार्टाइट डिवीज़न दिया। ट्राईपार्टाइट डिवीज़न क्या हिस्ट्री का, जिसमें तीन फेजेस इन्होंने कहा हिस्ट्री के तीन फेज हैं। वो थे प्री हिस्टोरिक, देन प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड। ये तीन डिविजन्स थी क्राइस्टोफर सिलेरियस ने। इनके अकॉर्डिंग प्री हिस्टोरिक वो पीरियड है जब का हमारे पास रिटन एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है। प्रोटो हिस्टोरिक मीन्स कि रिटन एविडेंसेस अवेलेबल तो है लेकिन वो हम समझ नहीं पाए। एंड हिस्टोरिक मीन्स वो पीरियड जहाँ से हमें हमारे पास रिटन एविडेंसेस अवेलेबल हैं उनको। तो प्री हिस्टोरिक एज कौन सी थी? ये था 30 लाख BC से 2500 BC तक की जो एज थी उसे कहा गया प्री हिस्टोरिक पीरियड। एंड प्रोटो हिस्टोरिक 2500 BC से लेकर 600 BC तक, जिसमें हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर आ जाता है। एंड देन हिस्टोरिक पीरियड
600 BC के बाद का टाइम, जो महाजनपद थे उनके बाद का जो भी टाइम है उसे हमने हिस्टोरिक पीरियड में रखा। और ये 3 डिविजन्स की गई जो हिस्ट्री की क्रिस्टोफर सिलेरिस द्वारा। इसी तरीके से अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एनिशिएंट हिस्ट्री, देन मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ये 3 पार्ट्स में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया। एनिशिएंट हिस्ट्री कौन सा पीरियड था? ये 647 AD ऑनवर्ड्स, 647 AD के बाद का जो पीरियड था उसे एनिशिएंट हिस्ट्री कहा गया। और 647 से लेके 757 तक का जो पीरियड है वो मिडिवल हिस्ट्री है। एंड देन 757 से अभी तक की जितनी हिस्ट्री है उसे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री को भी हमने कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये एक रिवीजन किया गया है ताकि हम हिस्ट्री को ईजिली समझ सकें। तो एनिशिएंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 30 लाख BC से, और कहाँ तक था ये? 647 AD तक। ये जो पीरियड था 30 लाख BC से लेकर 647 AD तक, इसे कहा गया एनिशिएंट हिस्ट्री। एनिशिएंट मीन्स कि 30 लाख BC कौन सा था? प्री हिस्टोरिक पीरियड। और 647 में क्या था? यहाँ पे हर्षवर्धन किंग जो थे उनकी वर्धना डायनेस्टी का लास्ट फेज था। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड आता है, देन वैदिक कल्चर है, उसके बाद महाजनपद बनते हैं, फिर मौर्यन डायनेस्टी आती है, फिर गुप्ता डायनेस्टी और फिर वर्धना डायनेस्टी। तो ये हम पढ़ेंगे एनिशिएंट हिस्ट्री में, यही सब हमने कवर करना है। देन अगर हम मिडिवल इंडिया की बात करें तो इसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अर्ली मिडिवल पीरियड जो 647 AD से लेकर 1206 AD तक, ये जो पीरियड था इसे कहा गया अर्ली मिडिवल। फिर उसके बाद आती है सल्तनत पीरियड रहता है। सल्तनत पीरियड कब से स्टार्ट होता है? 1206 से लेके कब तक रहता है? 1526 तक। 1526 में क्या होता है? यहाँ पे आते हैं बाबर इंडिया में, और बाबर के आते हैं यहाँ से क्या होता है? मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मुगल पीरियड कब से कब तक रहता है? 1526 AD से 1707। 1707 में क्या होता है? औरंगजेब की डेथ हो जाती है और यहाँ पे मुगल पीरियड जो है डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है मुगल पीरियड का। देन अगर मॉडर्न इंडिया की बात करें तो इससे भी 3 फेज में डिवाइड किया गया है, मर्केंटाइल फेज, इंडस्ट्रियल फेज एंड फाइनेंशियल फेज। इस तरीके से हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है अलग अलग फेजेस में। अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल सोर्सेज की। हमारे पास क्या ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें हिस्ट्री अपने पास्ट के बारे में पता लगता है? जनरली अगर बात करें हम तो हमारे सोर्सेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज मीन वो सोर्सेज जो लिखित में हमारे पास अवेलेबल है, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मीन्स जो बिल्डिंग्स हैं, कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, ये जो टाइप के जो सोर्सेज रहेंगे उन्हें हम कहेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज को भी फर्दर हमने 2 में डिवाइड किया है, इंडिजिनस सोर्सेज और फॉरेन सोर्सेज। तो इंडिजिनस सोर्सेज क्या थे हमारे पास? वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषद, अरण्यकास, देन महाभारता, रामायण, पुराणास, वेदंगास, ये हमारे पास इंडिजिनस सोर्सेज थे। फॉरेन सोर्सेज में अगर हम देखें तो ये जो जितने भी फॉरेन जो राइटर्स इंडिया में आए उन्होंने अपने जो बुक्स लिखी तो वहाँ से जो हमें सोर्सेज मिले उन्हें कहा गया फॉरेन लिटरेरी सोर्सेज। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट जैसे इंस्क्रिप्शंस हैं, बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस हैं इंडिया। मौर्यन टाइम की इंस्क्रिप्शन हैं, पोस्ट मौर्यन की इंस्क्रिप्शंस हैं, देन गुप्ता पीरियड के टाइम की इंस्क्रिप्शंस हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस थी इनसे हमें क्या पता लगता है? अपनी हिस्ट्री पता लगती है। जैसे अशोकन पिलर्स, उन पे भी बहुत सारे कुछ जो चीज़ें लिखी गई थी उनसे हमें अपनी हिस्ट्री का पता लगता है। देन रॉक एडिक्ट्स हैं, पेंटिंग्स हैं। देन अगर कॉइन्स की बात करें तो कॉइन्स पंचमार्क कॉइन्स हैं, इंडो बैक्ट्रियन कॉइन्स थे। हर एक पीरियड में जो उस टाइम की जो डायनेस्टीज़ थी वो अपने अपने टाइप के कॉइन्स जो थे वो इशू करते थे, और जो कॉइन्स थे उन पे उस टाइम की जो इकोनॉमी किस टाइप की थी वो पता लगता है, उस टाइम का कल्चर क्या था उसका पता लगता है, पॉलिटिकल पावर्स कितनी थी किंग्स के पास, वो सब चीज़ें जो हमें कॉइन से देख के पता लगता है कि किस टाइप की वहाँ पे पॉलिटिकल सेटअप रहा होगा, या इकॉनमी थी, या सोशो कल्चर सेटअप था किसी डायनेस्टी का। देन अगर हम बात करें मोनूमेंट्स की तो मोनूमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी हिस्ट्री को समझने के लिए। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमारे पास कोई रिटन एविडेंसेस तो नहीं है, लेकिन उस टाइम के जो मोनूमेंट्स थे जैसे ग्रेट बाथ है, उस टाइम की सील्स हैं, तो वो सील्स को देख के, ग्रेट बाथ को देख के, ड्रेनेज सिस्टम जो था उनको देख के हम पता लगा सकते हैं कि उस टाइम के जो लोग थे वो किस टाइप के लोग थे, कैसा उनका कल्चर था, किस टाइप का उनकी इकॉनमी थी, या किस टाइप के उनका पॉलिटिकल सेटअप था। तो ये सब चीज़ें हमें मोनूमेंट से पता लगती हैं। तो ये है हमारे पास हिस्टोरिकल सोर्सेज। इन सोर्सेज से हम अपना हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री किस टाइप की रही है। तो ब्रीफली हम
ह्यूमन एवोल्यूशन को भी देखेंगे कि इंसान का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो इंसान का एवोल्यूशन जो था वो अफ्रीका से स्टार्ट हुआ है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि ह्यूमन एवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, अफ्रीका से, इसीलिए अफ्रीका को क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी कहा जाता है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन में तो काफ़ी सारी स्टेज थी, लेकिन हम मेन 4 जो स्टेज देखेंगे शुरू में, एस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकनस, होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथल मैन और देन क्रो-मैग्नन या होमो सेपियंस, मॉडर्न मैन जैसे कहा गया। तो ये ऐसे ऐसे करके ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एवोल्यूशन थी जो हमें हिस्ट्री में ज़रूरी है समझना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड से। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो था वो कब कहाँ से कहाँ तक था हमने पढ़ा। 30 लाख BC से लेकर 647 AD तक का पीरियड जो हमें इसको पूरे को प्री हिस्टोरिक पीरियड ही कहते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट रहेगा स्टोन एज, कैलकोलिथिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, महाजनपद। यहाँ तक हमारे पास रिटन एविडेंसेस अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद तो फिर महाजनपद के बाद तो रिटन एविडेंसेस मिलने लग गए, लेकिन यहाँ तक जो रिटन एविडेंसेस कहीं पे अवेलेबल थे तो वो डिसाइफर नहीं किए गए, या फिर जो स्टोन एज और चारकोलिथिक एज के तो एविडेंसेस अवेलेबल ही नहीं है रिटन। तो अब हम पढ़ेंगे स्टोन एज। तो स्टोन एज का पीरियड कब से कब तक रहा, 30 लाख BC से लेके 1000 BC तक। तो ये जो एज थी इसे कहा गया स्टोन एज। स्टोन एज इसलिए कहा जाता था कि इस टाइम पे जो टूल्स जो यूज़ कर रहा था इंसान वो स्टोन के थे, स्टोन टूल्स यूज़ कर रहा था। तो स्टोन एज को अगर हम डिवाइड करें तो इसके भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे पैलियोलिथिक एज, देन मेसोलिथिक एज, देन नियोलिथिक एज। पैलियो मीन अर्ली, लिथिक मीन स्टोन, तो ये अर्ली स्टोन एज है, बहुत पहले जो स्टार्ट हुआ। देन मेसोलिथिक मीन्स कि एक इंटरमीडिएट पीरियड था, इंटरमीडिएट पीरियड है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में। एंड नियोलिथिक मीन्स न्यू स्टोन एज, जो पैलियोलिथिक एज के बाद का टाइम था उसे कहा गया नियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज की बात करें तो पैलियोलिथिक एज जो थी ये 30 लाख BC से लेके 10,000 BC के बीच का जो पीरियड था इसे कहा गया पैलियोलिथिक एज। और फिर 10,000 BC से 4000 BC के आसपास का जो टाइम था उसे कहा गया मेसोलिथिक एज, और 7000 BC से 1000 BC तक नियोलिथिक एज। तो ये डेट्स जो हैं ये वेरी करेंगे डिफरेंट सोर्सेज में, तो लगभग ये ऐसे ही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। अब बात करते हैं पैलियोलिथिक एज की। पैलियोलिथिक एज को फर्दर 3 में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। तो लोअर पैलियोलिथिक एज जो था ये 30 लाख BC से लेके 1 लाख BC तक का जो पीरियड था इसे लोअर पैलियोलिथिक एज में रखा गया। और फिर मिडिल पैलियोलिथिक एज जो था 1 लाख BC से 40,000 BC के बीच का जो पीरियड था इसे मिडिल पैलियोलिथिक कहा जाता है। और अपर पैलियोलिथिक जो था वो 40,000 से लेके 10,000 BC के बीच का जो पीरियड था इसे अपर पैलियोलिथिक एज। फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज की तीनों सब स्टेजेस को इन डिटेल। लोअर पैलियोलिथिक एज में किस टाइप का जो ह्यूमन लाइफ थी, मिडिल पैलियोलिथिक में किस टाइप की ह्यूमन लाइफ थी, और अपर पैलियोलिथिक में किस टाइप की ह्यूमन लाइफ थी, और उस टाइम पे वो किस टाइप के टूल्स यूज़ कर रहे थे। बात करें अगर लोअर पैलियोलिथिक एज की, तो लोअर पैलियोलिथिक एज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सोन कल्चर और मद्रासियन कल्चर। सोन कल्चर और मद्रासियन कल्चर ये कोई कल्चर नहीं था, ये इनके टूल्स के बेसिस पे नाम दिए गए हैं। सोन कल्चर मीन्स ये सोन वैली में, सोन एक रिवर है, उस वैली में, सोन रिवर वैली में जिस टाइप के टूल्स मिले हैं उन टूल्स के बेसिस पे इसे कहा गया सोन कल्चर। तो सोन वैली में कौन से टूल्स मिले थे, इसमें चॉपर, चॉपिंग और पेबल स्टोन्स मिले थे, इसलिए इस टाइप का जो एरिया था इसे कहा गया सोन कल्चर। और मद्रासन कल्चर जो था यहाँ पे हैंड एक्सिस मोस्टली जो थी और क्लीवर, ये हैंड एक्सिस और क्लीवर जो थे ये मद्रासन एरिया जो था, जो बाद मदुराई और अतिरप्पक्कम इस एरिया में जो था जो टूल्स मिले थे उस कल्चर को कहा गया मद्रासन कल्चर। लोअर पैलियोलिथिक एज में आपको 2 चीज़ें याद रखनी कि यहाँ पे एक सोन कल्चर था और दूसरा मद्रासन कल्चर था। सोन कल्चर में किस टाइप के टूल मिलते थे, चॉपर्स, चॉपिंग और पेबल स्टोन्स के जो टूल्स थे वो मिलते थे, और मद्रासन कल्चर में हैंड एक्सिस और क्लीवर्स वगैरह इस टाइप के टूल्स मिलते थे। बात करें साइट्स की,
तो यहाँ की इंपॉर्टेंट साइट्स जो है लोअर पैलियोलिथिक एज की, उसमें सोन वैली है, तीरपक्कम है, भीमबेटका है, नागार्जुनकोंडा, डिडवाना और बेलान वैली। ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो साइट्स भी पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो साइट्स को भी आपने याद करना कि कौन से एज की कौन कौन सी साइट्स। बात करें मिडिल पैलियोलिथिक एज की, तो मिडिल पैलियोलिथिक एज को फ्लेक कल्चर भी कहा जाता है। कल्चर क्यों? क्योंकि इस टाइप के जो टूल्स थे वो जो थे वो मोस्टली फ्लेक्स थे, फ्लेक्स के टूल्स होते थे, जैसे ब्लेड्स, ब्यूरिन्स, बोरर्स, इस टाइप के टूल्स जो मिडिल पैलियोलिथिक एज में यूज़ किए जाते थे। और इसकी जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी वो है सोन वैली, रोहरी वैली, नर्मदा वैली, तुंगाभद्रा वैली, भीमबेटका और नवेसा। इसकी साइट्स ये तो मोस्टली जो थी वो साउथ इंडिया, अगर ये हम इंडिया का इस एरिया में ज़्यादा साइट्स जो थी वो देखी गई थी हमारे मिडिल पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज की बात करें तो इसे फ्लेक ब्लेड कल्चर भी कहा गया, फ्लेक ब्लेड कल्चर, क्योंकि इस टाइम जो टूल्स थे वो ब्लेड्स और फ्लेक्स, ये टूल्स ज़्यादा यूज होते हैं। फ्लेक क्या होता है? एक स्टोन को, जो एक मान लो एक स्टोन है और इसको हिट करके जब यहाँ से एक छोटा सा इसका जो पार्ट निकलता था उस पार्ट को कहा जाता है फ्लेक, और यही जो टूल्स थे वो यूज़ किए जाते थे। अपर पैलियोलिथिक एज आते आते क्लाइमेट में काफ़ी चेंज आया था, क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी चेंज हुई थी, लेस ह्यूमिड हो गया था क्लाइमेट, आइस एज ख़त्म हो रही थी, आइस एज ख़त्म हो रही थी, और मान जैसे आइस एज ख़त्म हो रही थी, बर्फ़ कम हो रही थी, तो फ्लोरा एंड फौना भी बढ़ रहा था। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है? मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स भी बढ़ते जा रहे थे, उनका नंबर बढ़ रहा था। बात करें साइट्स की, तो इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स है भीमबेटका, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका और महाराष्ट्र की कुछ साइट्स। तो अगर हम कंपैरेटिवली देखें तीनों स्टेज के टूल्स, तो ये लोअर पैलियोलिथिक एज में अब देख सकते हो टूल्स किस टाइप के टूल्स हैं, इतने ज़्यादा रिफाइन नहीं हुए हैं। लेकिन मिडिल पैलियोलिथिक एज में टूल्स थोड़ा रिफाइन होना स्टार्ट हो गए हैं। और अपर पैलियोलिथिक एज में ये ब्लेड्स, हार्पून्स, स्पेयर्स, भाले, नीडल, जैवलिन, इस टाइप के टूल्स बनने लग गए थे। टूल्स देख रहे हैं आप, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, टाइम चेंज होता जा रहा है, टूल्स ज़्यादा रिफाइन होते जा रहे हैं। बात करें अगर हम पैलियोलिथिक एज की, बात करें अगर हम पैलियोलिथिक एज में जो इंसान की लाइफ थी उस टाइम पे किस टाइप की थी, उसमें फूड, इसको तो फूड गैदर था, यहाँ वहाँ से फूड इकट्ठा करता है। क्लॉथ्स नहीं थे, वो एनिमल की स्किन यूज़ करता था या फिर ट्रीज़ की बाक यूज़ कर रहा था। ड्वेलिंग, कोई परमानेंट ड्वेलिंग नहीं थी, जहाँ पे जगह मिलती अंडर ट्रीज़ शेल्टर या फिर केव्स वगैरह में रहता था। एग्रीकल्चर एब्सेंट था, कोई एग्रीकल्चर नहीं होता था उस टाइम पे। डेड बॉडीज़ का कोई बरियल्स नहीं करते थे, बरियल्स भी नहीं होते थे। तो ये था पैलियोलिथिक मैन की लाइफ, इस टाइप की लाइफ। मेसोलिथिक एज 9000 से 4000 बीसी तक की जो पीरियड था उसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है। और ये इंटरमीडिएट स्टेज थी पैलियोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का जो पीरियड था उसे मेसोलिथिक कहा जाता है। टाइम की ह्यूमन लाइफ जो थी उसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस आ गए थे। एक तो इंसान ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल सीख दिया था, डोमेस्टिकेशन, और दूसरा बरियल्स ऑफ डेड बॉडीज़। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इंसान ने उस टाइम पे सीख ली थी मेसोलिथिक एज में। डोमेस्टिकेशन में कौन सा? जैसे डॉग, गोट, काऊ, बुफलो, हार्स, तो इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था। और ये आदमगढ़ और बागोर से हमें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि उस टाइम पे इंसान ने ना एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन स्टार्ट की थी। और ये कंफर्म कैसे हुआ? क्योंकि ऐसे कुछ साइट्स मिली हैं जहाँ पे ह्यूमन डेड बॉडी के साथ कुछ एनिमल्स की डेड बॉडीज़ भी बरी की हुई मिली हैं, जैसे सराय नहार और आदमगढ़ में एविडेंसेस मिले हैं। तो इससे आइडिया लगता है कि उस टाइम का जो इंसान था वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर गया था। मेसोलिथिक एज के जो टूल्स थे इनमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था कि इनका डिफरेंस बाकी टूल्स से था कि बहुत फाइन टूल्स थे, इनका साइज़ बहुत छोटा था, 1 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर इनका जो साइज़ था। और मोस्टली जो टूल्स थे ब्यूरिन्स, ब्लेड्स, लूनेट्स, ट्रेपीज या एरो हेड्स, इस टाइप के टूल्स थे। ये जैसे दिख रहा है आपको, बहुत छोटे टूल्स हैं मेसोलिथिक एज के। इस टाइम की जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनमें भीमबेटका, सराय नहार और बागोर। अब देख रहे हो भीमबेटका जो है ये लगभग हर एज में ये स्टेज यहाँ पे इंसान रहा हुआ है भीमबेटका। न्यूलिथिक एज जो है ये 7000 से 1000 बीसी के बीच का पीरियड जो है उसे न्यूलिथिक एज कहा जाता है। इस टाइम पे ह्यूमन लाइफ जो थी वो
काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई थी पिछली 2 स्टेजेस के कंपैरिजन में। न्यूलिथिक एज में ह्यूमन ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था। एग्रीकल्चर में इंसान ने वीट, बार्ले, पैडी ये सब ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था इंसान ने न्यूलिथिक एज में। वीट और बार्ले के जो एविडेंसेस हैं ये हमें मेहरगढ़ से मिले हैं और पैडी के कोल्डिवा, यहाँ से हमें पैडी के एविडेंसेस मिले हैं। देन एनिमल हस्बेंड्री के इंसान ने जानवरों को पालना भी स्टार्ट कर दिया था। ये तो मेसोलिथिक में ही कर दिया था, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा एक्सटेंडेड हो गया। उनसे जानवरों को पाल के उनसे फ़ायदा लेना भी इंसान ने स्टार्ट कर दिया था। और जैसे एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट हुई तो इंसान की नोमैडिक लाइफ ख़त्म हो गई। अब नोमैडिक लाइफ नहीं थी, इंसान एक सेटल लाइफ जी रहा था, एक ही जगह पे रह रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादा माइग्रेशन नहीं कर रहा था। देन क्लॉथ्स भी पहनना स्टार्ट कर दिया था इंसान ने न्यूलिथिक एज में, क्योंकि कॉटन के कुछ एविडेंसेस मिले हैं मेहरगढ़ से, तो जिससे वह लगता है कि इंसान ने इस टाइम पे क्लॉथ्स पहनना स्टार्ट कर दिया था। हाउसेस की बात करें तो हाँ, हाउस भी बनाना स्टार्ट कर दिए थे इस टाइप के, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इस इमेज में। तो इस टाइप के हाउस जो थे वो बनाना स्टार्ट कर दिए थे। एक्चुअली ये एक लैंड के ऊपर नहीं था, पिट हाउसेज थे, एक ज़मीन में खड्डा बना के और उसके बाद उसको ऊपर से कवर करके छोटा सा उसमें ऐसे करके, जैसे ये लैडर है यहाँ से, तो इसमें अंदर जाने का एक रास्ता होता था, बाकी इसको कवर कर रखा था। तो हर साथ बैम्बूज थे, लेकिन कश्मीर में इस टाइप के हाउसेज नहीं थे, वहाँ पे थे पिट ड्वेलिंग्स। जैसे ये है, ये डायग्राम दिख रही है, इसमें क्या है, ये पिट ड्वेलिंग्स हैं। तो पिट ड्वेलिंग्स में क्या होता था, एक खड्डा होता था और उसके अंदर ही रहते थे वो। जैसे बुरजा होम और गुफकराल्स और सराय खोला, यहाँ पे हमें पिट ड्वेलिंग्स मिली हैं जो आज भी प्रेजेंट है। देन पॉटरी की बात करें तो हाँ, व्हील पॉटरी स्टार्ट कर दी थी इस टाइम पे इंसान ने, और पॉटरी के ऊपर ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, ये चीज़ें भी एविडेंसेस मिले हमें न्यूलिथिक एज के। देन बरियल प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट कर दी थी, और बरियल प्रैक्टिसेस 2 टाइप की थी। एक तो कंप्लीट बरियल्स था, जिसमें पूरी डेड बॉडी को कम्प्लीटली बरी कर दिया जाता था, और दूसरा जो था वो पार्शियल बरियल सिस्टम था। पार्शियल बरियल सिस्टम में क्या होता था कि डेड बॉडी की बोन्स को इकट्ठा करके उन बोन्स को फिर बरीड कर दिया जाता था, लेकिन कंप्लीट में एक खड्डा खोद के खड्डे के अंदर कम्प्लीटली डेड बॉडी को रख दिया जाता था और ऊपर से मिट्टी से कवर कर दिया जाता था। ऐसे साउथ इंडिया में भी कंप्लीट और पार्शियल बरियल सिस्टम था, लेकिन यहाँ पे पॉट बरियल्स भी एक अलग सी इनकी प्रैक्टिस देखी गई। पॉट बरियल्स में क्या था कि जो चाइल्ड था उसको एक अर्थन पॉट में उसको कवर करके और फिर वैसे उसको बरी किया जाता था। इन बरियल प्रैक्टिस में एक चीज़ और थी कि डेड बॉडी के साथ खाने पीने की चीज़ें और एनिमल्स को भी उनके साथ में बरी किया जाता था, ताकि इस जो डेड बॉडी है इसको खाने पीने की चीज़ें, नेक्स्ट इसके जो आफ्टर डेथ जो जर्नी है उसमें ये खाने की चीज़ें मिले और एनिमल इनके जो साथी बने। टूल्स की बात करें तो इस टाइम पे टूल्स बहुत ज़्यादा रिफाइंड थे और वेल पॉलिश टूल्स थे। जैसे आप इनमें देख रहे हो ये कितने ज़्यादा एडवांस टूल लग रहे हैं। छोटे टूल्स थे और इनको एक हैंडल के साथ बांध के यूज़ किया जाता था। जैसे यहाँ पे पॉलिश्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो साइट्स की बात करें तो साइट्स में इंपॉर्टेंट साइट्स जो न्यूलिथिक साइट्स हैं मस्की, पिकली हाल, बुरजा होम, मेहरगढ़, गुफकराल, मारतंड, कोलडीवा, चिरंड, टेकलकोटा, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स जो थी वो नाम है। ऐसे तो बहुत सारी साइट्स हैं, लेकिन मैंने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स जो एग्जाम्स में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस है तो वो वाली साइट्स मैंने मेंशन की हुई है। नेक्स्ट में अब हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन और फिर वैदिक कल्चर एंड देन पोस्ट वैदिक, लेटर वैदिक। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।